हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गांधी जीज अर्ली करियर एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज इमरान शेख। तो बिगिन करते हैं, शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इन मार्च 1990 वेयर गांधी जी गेव अ कॉल फॉर मास सत्याग्रह अगेंस्ट राउलेट एक्ट, he had already completed 50 years of age। यानी कि मार्च 1919 के अंदर जब गांधी जी ने राउलेट अधिनियम के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की, तब वे ऑलरेडी 50 क्रॉस कर चुके थे और वो 50 साल की उम्र से ज़्यादा हो चुके थे। Gandhiji's political career began with the struggle of Indians against the racial discriminations against Indians। यानी कि गांधी जी का जो राजनीतिक जीवन है वो दक्षिण अफ्रीका में जो है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट शुरू हुआ, यानी कि नस्लीय भेदभाव जो था उसके विरुद्ध आंदोलन करने से उनकी शुरुआत हुई। When Gandhiji arrived in South Africa in 1893, there were 3 distinct groups of Indians already staying there। जब गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर जब वो आए 1893 के अंदर, वो अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आए थे, क्लाइंट के केस के सिलसिले में आए थे वहाँ। तो जब वो 1893 के अंदर जब वो साउथ अफ्रीका आए, तब उन्हें पता चला कि यहाँ जो है वो 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंडियंस रहते हैं। अभी देखते हैं कि ये 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स कौन से हैं। फर्स्ट वन जो है वो है इंडेंचर्ड लेबर्स। इंडेंचर्ड लेबर्स मेनली फ्रॉम साउथ इंडिया रिक्रूटेड बाय द वाइट सेटलर्स टू वर्क इन शुगर फार्म्स। यानी कि जो अंग्रेजों द्वारा जो है दक्षिण भारत से लाए हुए श्रमिक जो है, जिन्हें शक्कर के बागानों में काम करने के लिए कहा जाता है, उन्हें इंडेंचर्ड लेबर्स कहा जाता है। तो ये वाइट सेटलर जो है साउथ इंडिया से जो है वो ले जाते थे साउथ अफ्रीका की ओर और वहाँ उनको शक्कर के बागानों में काम करने के लिए कहते थे। इंडियन मर्चेंट्स मोस्टली मेन एंड मुस्लिम्स। यहाँ के जो मेन एंड मुस्लिम्स थे, इंडियंस मेन एंड मुस्लिम्स जो थे, वो भी वहाँ गए थे अपने व्यापार के सिलसिले में। वो मर्चेंट थे, वो भारतीय व्यापारी थे। नेक्स्ट इज ex-dentured laborers who had settled down after expiry of their contracts and their children who were born there itself। अब ये जो indentured laborers थे जो हमने पहले देखा, ये जो है वो रिटायर होने के बाद जब उनके कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो गए तो वो लोग वही बस गए और उनके बच्चे भी वही हो गए, उनकी शादियाँ बच्चे सब वही हो गए और वो वहाँ बस गए। तो थर्ड जो थे वो ये टाइप के थे। बट गांधी जी वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडियंस रिसाइडिंग इन साउथ अफ्रीका ऑन 2 काउंट्स। लेकिन दो तरीके से वो इन भारतीयों से अलग थे। गांधी जी इन भारतीयों से अलग थे। अब वो 2 तरीके कौन से थे ये जानते हैं। पहला तो था ही वॉज हाईली एजुकेटेड, वो काफ़ी पढ़े थे, उन्होंने लॉ किया हुआ था, लंदन से इंग्लैंड से उन्होंने लॉ किया था, तो वो काफ़ी पढ़े लिखे थे। और दूसरा जो है वो बीइंग द सन ऑफ रिस्पेक्टेबल सन ऑफ काठियावाड़ दीवान, ही वॉज नॉट यूज टू सॉलिंग इंसल्ट्स मेकिंग लिविंग्स। और वो एक रिस्पेक्टेबल दीवान के बेटे थे और उसकी वजह से जो है वो अपनी लाइवलीहुड के लिए उन्हें इंसल्ट सहन करने की ज़रूरत नहीं थी। गांधीजी's मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। यानी कि जो गांधी जी का आंदोलन है साउथ अफ्रीका के अंदर वो 2 चरण के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। पहला जो चरण है, फर्स्ट फेज इज 1894 टू 1904। ये जो चरण है लगभग 12 साल का जो चरण है 1894 से लेके तो 1906, इसे मॉडरेट फेज कहा जाता है, यानी कि उदारवादी चरण जिसे कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस फेज 1894 द नेटल इंडियन कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश। जो नेटल इंडियन कांग्रेस है वो एस्टैब्लिश की गई थी ये फेज के दौरान, 1894 के दौरान। In 1904 गांधी जी स्टार्टेड इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर। 1904 के अंदर उन्होंने एक न्यूज़पेपर
चालू किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन. During this phase, Gandhiji placed a lot of emphasis on writing petitions, articles and editorials in newspapers and writing applications to the British government in London. यानी कि इस फेज के वक्त जो मॉडरेट फेज था उस वक्त जो है गांधी जी ने काफ़ी एम्फेसाइज किया पेटिशंस के ऊपर, आर्टिकल्स के ऊपर और एप्लीकेशंस के ऊपर. उनका मानना ये था कि ये जो हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो यहाँ के गवर्नर कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका के गवर्नर कर रहे हैं, और जो ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबली है उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस बारे में वो गलत थे. But by 1904 it was clear that these methods were not going to work. तो 1904 के वक्त उनको ये समझ आ गया कि ये जो मेथड्स है ये वर्क करने वाले नहीं है. फेज 2 1904 to 1914. अब देखते हैं कि फेज 2 जो है, दूसरा चरण, वो क्या था. वो था पैसिव रेजिस्टेंस. पैसिव रेजिस्टेंस को हम सत्याग्रह भी कह सकते हैं. The South African government enacted legislations which made it mandatory for Indians to take out certifications which had fingerprints. तो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने जो है एक कानून बनाया जिसके अंदर उन्होंने ये कंपलसरी कर दिया कि आपको एक सर्टिफिकेट लेना होगा साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट से, यानी कि जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी तरफ से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जिसके ऊपर उनके फिंगरप्रिंट्स रहेंगे. अब ये सिर्फ स्पेशल इंडियंस के लिए किया था, तो इसकी वजह से इंडियन टुक दिस एज एन इंसल्ट एंड डिसाइडेड टू प्रोटेस्ट. तो इंडियंस को ये लगा कि ये उनका इंसल्ट है कि उन्हें एक सर्टिफिकेट लेना होगा और फिंगरप्रिंट्स लेने होंगे, और उसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे. दे रिक्वेस्टेड गांधी जी टू लीड दिस एजिटेशन, और उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि आप ये जो एजिटेशन है ये आप लीड करें. पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड, और इसके लिए जो है एक पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन का गठन किया गया. 1913 द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन्वेटेड ऑल नॉन-क्रिश्चियन मैरिजेस, इनवैलिडेटेड ऑल क्रिश्चियन मैरिजेस. 1913 के अंदर एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने ये कहा कि नॉन क्रिश्चियंस के जो मैरिजेस है उसे सबको इनवैलिडेट कर दिया जाता है, उसको सबको दरखास्त किया जाता है, नज़रअंदाज किया जा सकता है. तो इस क्रिश्चियन के जो रीति रिवाजों से ये सही नहीं है, इसे मान्यता नहीं मिलती है, और ये काफ़ी शॉकिंग फैसला था. लर्निंग्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी कि गांधी जी ने जो है साउथ अफ्रीका से क्या सीखा. बिल्ट अप हिज फेथ इन कैपेसिटी ऑफ इंडियंस मासेस टू पार्टिसिपेट इन द सैक्रिफाइस फॉर अ कॉज दैट मूव्ड देम. यानी कि जो है गांधी जी ने एक अपने अंदर एक फेथ पैदा किया, एक त्याग की भावना और आंदोलन करने की क्षमता जो है उनके अंदर वो बढ़ी. हाउ टू इंटीग्रेट वेरियस रिलीजन्स सेक्शंस ऑफ अदर सोसाइटीज, यानी कि भारत के जो अलग अलग धर्म है और लोग हैं उन्हें एकत्रित कैसे लाया जा सकता है, इसकी उन्हें समझ आ गई. लीडरशिप इज नॉट अ पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट, यानी कि जो है नेतृत्व करना एक लोकप्रियता का खेल नहीं है, ये चीज उन्हें समझ आ गई. After returning to India, Gandhiji did not involve in any movement. अब भारत आने के पश्चात जो है गांधी जी ने एक भी आंदोलन में सहभाग नहीं लिया. उसके जो है वो 3 कारण थे. गोखले एडवाइज्ड हिम टू टूर इंडिया एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वो भारत भ्रमण करे, यानी कि पूरा देश घूमे और अलग अलग लोगों से मिले और उनसे जाने कि उनके क्या प्रॉब्लम है. At that time, Home Rule League movement was in action. Gandhiji faith on moderate methods had already been eroded. उस टाइम जो है होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा था, जो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के दौरान चलाया जा रहा था, और ये मॉडरेट मेथड्स से किया जा रहा था और उसमें उनका भरोसा नहीं था. He was also of the opinion that British government should not be disturbed during World War I. उस वक्त World War I चल रहा था और उनका ये मानना था कि ब्रिटिश सरकार को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता.
थैंक यू।